हेलो एवरीवन। मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज एक और वीडियो के साथ पेश खिदमत हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस से जो कि हम सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हैं उसका तरीक़ेकार और फॉर्मेट ड्राफ्ट उसका समझने जा रहे हैं हम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ऑफिस एड्रेस मेरी लिखी हुई है एक, और दूसरी मेरी ऑफिस। अगर आप मुझसे रब्ता करते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे मोबाइल नंबर आपको दिए हुए हैं जिन पर आप मुझसे रब्ता करके अपने मसले का हल पूछ सकते हैं या कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसकी कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी रहनुमाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सिविल कोर्ट में एक केस दाखिल करने का तरीक़ेकार है, जिसके सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट फीस है। एक अगर हमारा जो कोर्ट में सिविल केस दाखिल करना होगा, क्रिमिनल केस की कोई फ़ीस नहीं होती, लेकिन सिविल केस दाखिल करने के लिए फ़ीस होती है जो कि मुख्तलिफ़ केसेस की मुख्तलिफ़ फ़ीसेस होती हैं। बाज़ केसेस की कोई फ़ीस नहीं होती, उनकी जस्ट स्टैम्प टिकट होती है, स्टैम्प फ़ीस होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि कोर्ट फ़ी ये सिविल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसमें अगर आपका कोई सक्सेशन का मैटर है या फैमिली मैटर है तो उसमें कोई भी, या इनहेरिटेंस है तो उसमें कोई भी फ़ीस नहीं होती, या फिर होती है तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से या ज़रियों से होती है। बहरहाल तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मैंने ये केस दाखिल किया हुआ है इसमें कोर्ट फ़ी मैंने लगाई हुई है जो कि 15,000 रुपये की बनती है। तो ये कोर्ट फ़ी का आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट है। अच्छा, कोर्ट फ़ी दाखिल करने से पहले इसका हासिल करने का तरीक़ेकार यही है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको एक चालान जारी करती है जो कि आप 15,000 रुपये के डिपॉज़िट करते हैं। फिर आप सिटी कोर्ट में स्टैम्प ऑफिस जाकर वहाँ से 15,000 रुपये का कोर्ट फ़ी आप हासिल कर सकते हैं, जो आप अपने केस के साथ लगाएंगे। तो वो आपको स्टैम्प ऑफिस वाले कुछ इस तरह से आपको जारी करेंगे, जो कि स्टैम्प ऑफिस आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इशूड टू, ये किसको जारी किया गया है, NIC नंबर। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ एंट्री वगैरह उनकी दी गई है, जिसको मैंने कवर किया है क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है। तो बहरहाल आपकी जब आप कोर्ट फ़ी अपनी दाखिल करेंगे कोर्ट में केस, तो अलहदा नाम से जारी की जाएगी। तो मैंने ये केस दाखिल किया हुआ है सीनियर सिविल जज ईस्ट कराची में 2022 का, जिसमें प्लेंटिफ का नाम एंड डिफेंडेंट्स को मैंने कवर किया हुआ है। ये मेरा केस था सूट फॉर डिक्लेरेशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड परमानेंट इंजेक्शन का। ये कराची का है, डेटेड इसके कवर किए, और इसमें जो अगर आप इन पर्सन जा रहे हैं तो इन पर्सन, या फिर एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की कोई फ़ीस नहीं होती कोर्ट फ़ी। लेकिन जब प्लेंटिफ अगर आप इसमें क्लेम करना चाहते हैं कोई, तो आपको कोर्ट फ़ी देनी पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और तो सबसे पहले इसमें आता है प्लेंट। जो प्लेंट की कॉपी है वो मैं आपके साथ कॉपी, या फिर आप इसको ड्राफ्ट या फॉर्मेट समझे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज ईस्ट एट कराची, आप देखेंगे कि आपकी जो इसमें कोर्ट है वो कौन सी लगती है, फिर उसका नंबर आपने लिखना है। जैसे सीनियर सिविल जज 1 2 या जो भी आपका नंबर आता है वो आप लिखेंगे। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ जो जिसने दावा किया हुआ है, क्लेम किया हुआ है, उसका नाम देख सकते हैं, प्लेंटिफ लिखा हुआ है। उसका नाम कुछ आप इस तरह से लिखेंगे कि ABC सन ऑफ CD। उसके बाद फिर आप उसकी रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे, और फिर आपने इसमें वर्सेस लिखने के बाद इसमें आप जितने भी डिफेंडेंट हैं आपके, तो उनका आप जिक्र करेंगे। आज आप देख सकते हैं कि डिफेंडेंट 1 2 3 3 नंबर पर इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी दिया गया है। और ये आपकी रहनुमाई के लिए मैं इसको ज़ाहिर कर देता हूँ कि डिफेंडेंट नंबर 3 एंड 4, डिफेंडेंट नंबर 3 सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिविक सेंटर
सिविल सेंटर, यूनिवर्सिटी रोड, ब्लॉक 14, गुलशन इकबाल, कराची। द पुलिस स्टेशन ऑफिसर, PS फिरोजाबाद, कराची, डिफेंडेंट्स। ये लिखने के बाद आपका सूट का टाइटल आएगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड परमानेंट इंजेक्शन। ये आप देख सकते हैं कि जो मेरे केस का है कि सूट फॉर डिक्लेरेशन कि ये डिक्लेयर किया जाए, या जो प्रॉपर्टी है उसको डिक्लेयर किया जाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो मुआहदा हमारे दरमियान हुआ है पार्टीज़ के, वो परफॉर्मेंस का की डायरेक्शन दी जाए, एंड परमानेंट इंजेक्शन, एंड उसको स्टे किया जाए, रोका जाए। द प्लेंटिफ नेम्ड अबव रेस्पेक्टफुली बेग्स टू सबमिट एज अंडर। अब ये आप देख सकते हैं इसका टाइटल हो गया, और इसका ड्राफ्ट कुछ इस तरह से ही बनेगा फॉर्मेट। तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से प्लेंट पेरा वाइज स्टार्ट होती है। पेरा नंबर 1, दैट द प्लेंटिफ इज लॉफुल परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी फ्लेट। अब इसमें डिटेल दी गई है कि जो प्लेंटिफ है जिसने दावा किया है उसने ये प्रॉपर्टी बाकायदा से खरीद की है थ्रू अटार्नी, थ्रू वैलिड सेल डीड एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट डेटेड सो एंड सो, is in lawful possession of the same since then. Photocopy of the sale agreement and power of attorney is enclosed as annexure P to P1. अब इसमें ये जिक्र किया गया है कि जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी वो थ्रू पावर ऑफ अटार्नी के ज़रिए सेल परचेज हुई है, और जो सेल एग्रीमेंट हुई है उनके दरमियान डेटेड जो भी है तारीख उसका जिक्र किया गया है। अगर आपके पास इस तरह से रिलेटेड कोई कागज़ है तो वो आप इसमें इस तरह से ही हुबहू लिखेंगे जैसे लिखा गया है कि फोटोकॉपी ऑफ द सेल एग्रीमेंट एंड पावर ऑफ अटार्नी इज एनक्लोज्ड एज एनेक्चर P to P1। उसके बाद फिर पेरा नंबर 2, दैट द प्लेंटिफ परचेज्ड द सूट प्रॉपर्टी फ्रॉम डिफेंडेंट नंबर 1 अगेन सो एंड सो हु एग्जीक्यूटेड सेल वगैरह वगैरह। इसमें आप मुकम्मल देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो इनकी प्राइवेसी है उसको मैंने कवर किया हुआ है। which the plaintiff is ready to pay the same to the defendant number 1। आपके केस के अपने जो फैक्ट्स एंड मेरिट्स होंगे वो मुख्तलिफ होंगे, वो आपने अपने लिखने। ये तो आपकी एक जर्नल के नॉलेज के लिए लिखा या वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आपको जस्ट एक आइडिया हो कि केस कैसे दाखिल करना है। पेरा नंबर 3, that after purchase of the suit property from defendant number 1, when the plaintiff started renovating the suit property, the defendant number 1 came at the suit property on so and so and restrained the plaintiff from renovating the same with malified intention। अब इसमें उन्होंने अपनी जो फैक्ट्स हैं उनका जिक्र किया हुआ है, और आपके जो फैक्ट्स होंगे वो मुख्तलिफ होंगे, अलहदा होंगे, लेकिन उनको लिखने का तरीक़ेकार बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप ये देख सकते हैं कि पेरा नंबर 1, 2, उसके बाद फिर 3। पेरा नंबर 4, दैट द डिफेंडेंट नंबर 1 मूव्ड फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एप्लीकेशन टू SBCA अगेंस्ट द प्लेंटिफ फॉर प्रेशराइजिंग द प्लेंटिफ टू स्टॉप द रेनोवेशन वर्क। उसके बाद फिर पेरा नंबर 5, दैट द प्लेंटिफ सिंस देन सो मेनी टाइम्स अप्रोच्ड टू द डिफेंडेंट नंबर 1 इन ऑर्डर टू पे द रिमेनिंग बैलेंस सेल कंसिडरेशन 5 लाख एंड ट्रांसफर द सूट प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द प्लेंटिफ एंड हैंड द ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स, बट द डिफेंडेंट नंबर 1 ऑलवेज kept the plaintiff on false promises by one pretext to another। उसके बाद फिर पेरा नंबर 6 के डेट on so and so the plaintiff again approached to the defendant number 1 to transfer the suit property into the name of a plaintiff, but the defendant number 1 flatly refused to transfer the suit property in the name of plaintiff, hence this suit, but there is a serious apprehension that the defendant number 1 or his legal heirs may dispossess the plaintiff from the suit property at any time, hence this suit। Para number 7, that the cause of action accrued against the defendant। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पेरा नंबर 7 में ये बात की गई है, डेट द काज ऑफ एक्शन। आपका केस अगर आप दाखिल करना चाहते हैं तो उसमें आपको काज ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा कि काज ऑफ एक्शन आपका क्या बनता है। जैसे अब यहाँ पर काज ऑफ एक्शन का जिक्र किया गया है, डेट द काज ऑफ एक्शन accrued against the defendant number 1 when the defendant number 1 entered into an agreement, जब उन्होंने एग्रीमेंट की
in respect of suit property, and defendant number 1 received the consideration of rupees so and so of sale, consideration of rupees so and so. That after the plaintiff started renovation work, but the defendant restrained him and moved false application against the plaintiff after when the plaintiff approached to the defendant number 1 lastly on so and so for transfer of the suit property in the name of plaintiff and hand over the title documents of the suit property, but he flatly refused the same, and the same cause of action is still continued. Para number 8, that the suit property is situated within the local limits of PS Firozabad, and this honorable court has jurisdiction to adjudicate upon the matter. अब आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी जिस थाने के हदूद में सिचुएट करती है कायम में, वहीं पर केस दाखिल होगा। जैसे ये प्रॉपर्टी फिरोजाबाद थाने के हदूद में कराची, तो इस कोर्ट की जुरिडिक्शन है कि वो केस को एडजुडिकेट करे, मतलब डिसाइड करे। पैरा नंबर 9, that since the date of purchase of the suit property, the plaintiff has been physically possession in the case property. Para number 10, that the purpose of court fee and jurisdiction of the suit property valued as under. For declaration, permanent injection and specific performance is rupees 75 lakh, hence the appropriate court fee has been paid. तो 75 लाख रुपए की अमाउंट है, तो उस पर 15,000 रुपए की कोर्ट फी अटैच की गई है या पे की गई है। अब उसके बाद आते हैं प्रेयर क्लास की जानिब के प्रेयर क्लास में it is humbly prayed by the plaintiff that this honorable court may be pleased to pass judgment and decree in favor of plaintiff against the defendant in the following terms. Number 1, para number 1 of the prayer, declaration to the effect that the plaintiff is lawful purchaser of the so and so property. अब इसमें जो प्रेयर मांगी गई है कोर्ट से कि डिक्री जारी की जाए, सबसे पहले इसमें यही है कि डिक्लेयर किया जाए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेंशन की गई है, उसका जो प्लेंटिफ है वो एक लॉफुल परचेजर है, उसने बाकायदा परचेज की हुई है, और जो सेल एग्रीमेंट है एंड अदर कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सूट वो बाकायदा से इसमें लगाई गई हैं, और उसको कोर्ट के ज़रिए डिक्लेयर किया जाए कि ये ओरिजिनल है या जो प्रॉपर्टी है वो प्लेंटिफ को बिलोंग करती है। उसके बाद फिर प्रेयर क्लास 2 के टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट नंबर 1 टू परफॉर्म हिज लीगल पार्ट, के वो अपना कानूनी जो तरीक़ेकार है उस पर अमल करें, एंड ट्रांसफ़र द सूट प्रॉपर्टी, और जो केस प्रॉपर्टी है सूट प्रॉपर्टी उसको मुंतकिल करें in the name of plaintiff before the concerned authority, and receive the balance consideration rupees 5 lakh in cash of his failure. But this honorable court direct the Nazir of this honorable court to receive the balance sale consideration of the suit property and transfer the same in the name of plaintiff at his cost and charges, and further direct the defendant number 1 to hand over the टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। तो इसमें जो प्रेयर नंबर 2 का क्लास है उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको डिफेंडेंट को कहा जाए कि वो ले ले थ्रू नाजर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, ये जिस कोर्ट में केस दाखिल किया जा रहा है उस नाजर के ज़रिए पैसे मुंतकिल किए जाएँ डिफेंडेंट नंबर 1 के अकाउंट में, और जो ओरिजिनल ट्रांसफ़र प्रोसीजर है उसको कंप्लीट किया जाए, और जो भी इसमें कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको मुकम्मल किया जाए। उसके बाद फिर प्रेयर क्लास 3 पर आते हैं कि ग्रांट इंजेक्शन परमानेंटली वेयर इन रेस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट हिज लीगल हेयर्स सक्सेसर्स अटॉर्नीज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आर persons working under him or his behalf from dispossessing the plaintiff from his suit property so and so, him from transfer the suit property in the name of any other person except the plaintiff till final disposal of this suit,
कि ये जो केस प्रॉपर्टी है जिस पर दावा किया गया है, तो उस पर इसके जो डिफेंडेंट के लीगल हेयर्स, मतलब जो उसके कानूनी वर्षा है या सक्सेसर या अटार्नी या जो कोई भी उस डिफेंडेंट की नुमाइंदगी करता है, उसको मना किया जाए कि ये प्रॉपर्टी जब तक केस मुकम्मल नहीं हो जाता ना किसी के नाम पर मुंतकिल की जाए, ना ही इस पर कोई छेड़छाड़ की जाए और इसको रोका जाए, इसमें स्टे ग्रांट की जाए। आप देख सकते हैं कि ये आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत होती है क्लेम, जो कि मैंने इसमें लगाई हुई है। And prayer clause 4 that it would be pleased to grant the prayers it above mentioned in the interest of justice, कि ये जो ऊपर इस्तदा की गई हैं इनको मंजूर करके सादर फरमाया जाए ताकि ये इंसाफ के तकाजे पूरे कर सके। प्रेयर क्लॉज 5 एनी अदर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो भी इस केस के हालात के मुताबिक कोर्ट समझती है कि मुनासिब एक रिलीफ बनता है तो वो भी दिया जाए। कराची डेटेड सो एंड सो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन आपने इसमें बाकायदा से इस तरह से लगानी है कि आई सन ऑफ सो एंड सो रेजिडेंट ऑफ, आपकी जो भी जगह है वो ओथ के ज़रिए आप एक हलफ लेते हैं कि ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी जालसाजी नहीं है। फिर आप इसमें डिपोनेंट बनेंगे। डिपोनेंट बनने के बाद ये आपका प्लेंट मुकम्मल हो गया। अब इसमें बायोमेट्रिक होगी, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और इसके साथ अगर आपको कोई और एप्लीकेशन लगानी हो जैसे मैंने लगाई है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ वेरिफिकेशन, ये जो प्लेंट है इसके सपोर्ट में एक एफिडेविट साइन किया गया है। अब उसके साथ मैंने जो एनेक्स्चर्स लगाए जिसमें सेल एग्रीमेंट हो गई, तो आप देख सकते हैं कि फोटोकॉपी ऑफ सेल एग्रीमेंट मैंने इसमें लगाई है एज एन एनेक्स्चर। ये पार्टीज़ के नाम हैं जिनको मैंने कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आप इसमें बिल्कुल इस तरह से ही एक एनेक्स्चर लगाएंगे। एनेक्स्चर के बाद सेल एग्रीमेंट के बाद जो आपके पास अगर कोई एनेक्स्चर या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे मेरे पास था तो मैंने ये लगा दिया है। अगर आपके पास भी कोई और है तो आप इसमें बिल्कुल एनेक्स्चर लगा सकते हैं इस तरह से ही। उसके बाद फिर एनेक्स्चर आप देख सकते हैं कि मैंने लगाया हुआ है जो कि पावर ऑफ अटार्नी है। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने पावर ऑफ अटार्नी को एनेक्स्चर किया हुआ है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह से कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है तो वो आप एज एनेक्स्चर लगा सकते हैं। एनेक्स्चर के बाद आपने इसमें लगानी होती है लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स जो आपके कानूनी वर्षा हैं, जैसे जिसमें आपके अगर आपके मैरिड हैं तो बहन भाई हो गए, सॉरी अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके बहन भाई या वालदेन हो गए, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे या आपकी वाइफ जो कि आपके इन केस ऑफ डेथ इस केस को आगे बढ़ाए और प्रोसीड करे। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स में आपने इसमें बाकायदा जो आपके कानूनी वर्षा हैं 1 से लेकर 4 हमने मेंशन किए हुए हैं, तो आपके अपने होंगे तो आप उसमें मेंशन करेंगे। लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑर्डर लगाई हुई है, जो कि आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC के तहत लगाई जाती है। आप बिल्कुल इस तरह से ही एक स्टे एप्लीकेशन बनाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके और इसको आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ और वीडियो को मुख्तसर करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिटेल्स हैं उसको मैंने कवर किया हुआ है पार्टी के क्लाइंट्स की। बाकी आप इस तरह से स्टे एप्लीकेशन बनाएंगे और इसमें अपना मुद्दा बयान करेंगे कि आपको क्या किस तरह का कोई लॉस हो सकता है, प्राइमा फेसी क्या है, इररेपरेबल लॉस, या फिर इस तरह से कोई आपको नुकसान हो सकता है जिसको आप स्टे करवा लें। आपकी स्टे एप्लीकेशन का एफिडेविट भी बिल्कुल बनेगा जिसमें आप लिखेंगे कि ये बिल्कुल सही है और इसमें स्टे ग्रांट किया जाए, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 151 की एप्लीकेशन मैंने लगाई है इनहेरेंट पावर्स की, जिसमें आप अगर कमिश्नर अपॉइंट करवाना चाहते हैं इंस्पेक्शन के लिए तो वो भी आप बिल्कुल इसमें लगा सकते हैं। एंड फिर लास्ट में आप देख सकते हैं कि एड्रेस फॉर द प्लेंटिफ फॉर सर्विस आएगी,
जो आपने लगानी है। तो ये मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई है आपकी रहनुमाई के लिए। तो अगर आपको कोई कमेंट, सजेशन या फिर एडवाइस हो या कोई भी हो केस वगैरह, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपकी रहनुमाई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।